एक आध क्वेश्चन में रहिएगा। यहाँ हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कंसेप्ट अड्डा में, द कंसेप्ट अड्डा पटना में। और देखिए आज यहाँ पर जो है आपका जनरल कॉम्पिटिटिव का जो है क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्वेश्चन मतलब जो है टेस्ट डिस्कशन करवाया जाएगा। ठीक है, अभी जो वर्तमान में एग्जाम है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीआरई 4.0, इन सबको देखते हुए एक सीरीज चलाया गया है क्वेश्चन का, जिसमें आपको बेहतरीन डिस्कशन मिलेगा और जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पढ़िए कि नदियाँ सबसे पहली बार किस मैदान में दिखाई देती है। यानी कह रहा है कि नदियाँ सबसे पहली बार किस मैदान में दिखाई देती है। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन क्या है, भांवर, तराई प्रदेश, बांगर और खादर। तो यह चारों ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में से कौन आंसर होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसका डिस्कशन करता हूं और उसके बाद आप खुद बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यह क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला है पहाड़ी रीजन। ठीक है, यह है पहाड़ी रीजन। ठीक है, और पहाड़ी रीजन के बाद जो आप देखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जब यहाँ से नदियाँ आती है, तीव्र ढाल से जब नदियाँ आती है तो यहाँ पर जो अपर्दन करती है, तो अपर्दन करके बड़ा बड़ा जो बोल्डर है उसको लेकर के आती है। तो बड़ा बड़ा बोल्डर को देखिए यहाँ पर क्या करती है कि बिछा देती है। अब देखिए बड़ा बड़ा बोल्डर को जब बिछा देती है तो बिछाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ बीच में गैप है, आपको यहाँ अभी बीच में गैप दिख रहा है, लेकिन आप ऊपर से देखिएगा तो आपको यहाँ पर नदियाँ नहीं दिखाई देगी, यहाँ विलुप्त हुई नदियाँ दिखाई देगी। यहाँ जैसे नदियाँ आ रही है तो यहाँ नदियाँ आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से बड़ा बड़ा बोल्डर है, बड़ा बड़ा पत्थर है। ठीक है, अब देखिए तो फिर अब इस प्रदेश यानी इसका नाम है भांवर प्रदेश। भांवर प्रदेश देखते जाइए, भांवर प्रदेश है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आता है तराई रीजन, यह वाला है तराई रीजन। ठीक है, अब तराई रीजन क्या होता है कि यह दलदली क्षेत्र होता है। देखिए तराई रीजन है दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र होता है। यानी पहले भांवर आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तराई। तो यहाँ से जो नदियाँ विलुप्त होती है यहाँ नहीं दिखाई देगी, लेकिन इस सब से होकर के बहती है, लेकिन आपको ऊपर में नहीं दिखाई देगी। और उसके बाद सबसे पहली बार कहाँ दिखाई देती है, तराई रीजन में। तो पूछेगा कि नदियाँ पहली बार छुप कहाँ जाती है, तो भांवर प्रदेश में। तो भांवर प्रदेश में पहली बार नदियाँ क्या होती है कि नदियाँ छुप जाती है, नदियाँ छुप जाती है। तो दिखाई कहाँ देती है, तो दिखाई देती है तराई प्रदेश में। दिखाई कहाँ देती है, तराई प्रदेश में दिखाई देती है। अब देखिए तराई प्रदेश के बाद कौन सा प्रदेश आता है दोस्तों, तो तराई प्रदेश के बाद देख लीजिए यहाँ पर ये वाला है बांगर आपका, ये वाला कौन हो जाएगा, बांगर प्रदेश। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होगा, खादर, ये वाला देखिए खादर, खादर प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए खादर प्रदेश हो जाएगा तो अब आपको मैदान का क्रम पूछेगा तो क्या कहिएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यह पर्वत हो जाएगा। पर्वत के बाद जो मैदान विकसित होगा कौन होगा, तो भांवर प्रदेश होगा फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर में भांवर हो जाएगा। 2ND में क्या हो जाएगा, आपका जो है तराई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों खादर नहीं होगा, बांगर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा, बांगर होगा। अब फोर्थ नंबर पर क्या होगा, खादर होगा। तो 4 नंबर पर क्या हो जाएगा, खादर होगा। तो यह आपको सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस सजाने के लिए कह देगा तो पहले क्या हो जाएगा, भांवर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर। तो यह क्रम भी आपका हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि नदियां कहाँ पर दिखाई देती है, तो सबसे पहली बार देखिए यहाँ पर तराई में दिखाई देती है। ठीक है, कहाँ छुप जाती है नदियां, तो भांवर में छुप जाती है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। नींद की क्रिया को नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ कहा जाता है कि नींद की क्रिया को किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो अब बताइए, आप नींद लेते हैं तो अब कभी कभी होता है कि आप समय से सो जाते हैं, आपका टाइम है 5 बजे उठने का, और 5 बजे आप जग जाते हैं, टाइम पर जग जाते हैं। कैसे? तो उसमें कोई ना कोई ग्रंथि है जो उसको बताता है कि तुमको जो है 5 बजे जगना है, ठीक है। तो इसको नियंत्रण कौन करता है, नींद की क्रिया को। तो देखिए नींद की क्रिया को नियंत्रण करता है, तो यहाँ अब देखिए ऑप्शन में क्या है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए, अब आप मस्तिष्क पढ़िएगा तो मस्तिष्क में पढ़िएगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़िएगा, थैलेमस, थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होगा थैलेमस और एक होगा हाइपोथैलेमस। अब देखिए यहाँ पर थैलेमस में कौन सा ग्रंथि रहती है, पीयूष ग्रंथि, सॉरी पीनियल, पीनियल ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस में कौन ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो हाइपोथैलेमस में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और पीनियल ग्रंथि क्या करता है कि नींद की क्रिया को नियंत्रण करता है, नींद की क्रिया को नियंत्रण करता है। कौन, तो कौन है, पीनियल ग्रंथि। अच्छा, पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसी को कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। अब आप कहिएगा कि सर मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, कोई तो कोई रीजन होगा। जी, रीजन है इसका। इसका रीजन क्या है, तो देखिए यहाँ पीयूष ग्रंथि क्या करता है कि मानव शरीर के निकलने वाले जितने भी अंतःस्रावी हार्मोन होता है, यानी इंडोक्राइन हार्मोन होता है, ठीक है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो भी हार्मोन होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि। यानी मानव शरीर में जितने भी है अंतःस्रावी ग्रंथि, उससे निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और इसका एक और नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है, हार्मोन को नियंत्रित करता है। हार्मोन को नियंत्रित करता है कौन, पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब देखिए एक अपवाद है पैराथायराइड, यानी पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर क्या होता है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं रहता है। तो अपवाद में आप लिखिए, लिखना चाहिएगा। तो अपवाद में कौन हो जाएगा, तो अपवाद में हो जाएगा पैराथायराइड, यानी परावटु ग्रंथि, ठीक है, यह हो गया। तो आपका यहाँ तो पीनियल ग्रंथि आंसर था। अब देखिए थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि क्या है, पूछेगा आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, आपका थायराइड ग्रंथि। अब देखिए अब एक और ऑप्शन में है एड्रीनल ग्रंथि। तो इसको एक बात जान लीजिए, लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है, लरो
और उरो हार्मोन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है लरो और उरो हार्मोन? तो इससे जो हार्मोन निकलता है इसको कहते हैं एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन नेलिन हार्मोन। तो एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है इससे इसीलिए एड्रीनेलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? लरो और उरो हार्मोन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सब आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है, जितना भी डिस्कशन लिखवाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद का उपवेद आपको पूछ दिया है। क्या है? उपवेद। उपवेद अलग है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है धनुर्वेद, यहाँ कह रहा है आयुर्वेद, यहाँ कह रहा है शिल्प वेद, यहाँ कह रहा है गंधर्ववेद। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आयुर्वेद। अब बताइए ऋग्वेद क्या है? प्राचीन ग्रंथ है ना, प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद। अच्छा, प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अब यदि आप उपचार में जाइएगा तो प्राचीन उपचार क्या है? आयुर्वेद है। कहता है ना कि आयुर्वेद यानी जड़ी बूटी वाला, वह क्या है? प्राचीन उपचार है। प्राचीन काल के लोग क्या करता था? उसी से आयुर्वेद से ही अपना इलाज करता था। तो अब देखिए आयुर्वेद, इसी तरह आप याद करिएगा तब होगा याद आयुर्वेद। तो इसीलिए इसका आंसर आयुर्वेद होगा। अच्छा, आयुर्वेद का जो है, इसका जो उपवेद है आयुर्वेद, इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है आपका, क्वेश्चन पूछेगा इसका रचनाकार, तो धन्वंतरी है, धन्वंतरी। आयुर्वेद का रचनाकार धन्वंतरी। उपवेद किसका? ऋग्वेद का। अब देखिए धनुर्वेद है, तो धनुर्वेद है तो इसका उपवेद क्या होता है? तो इसका उपवेद है, धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है। अब धनुर्वेद का रचना कौन किया? तो धनुर्वेद का रचना किया, देखिए धनुष से, तो धनुष बाण कौन चलाता था? विश्वामित्र, विश्वामित्र। यानी धनुर्वेद का रचना कौन किया? विश्वामित्र। यह किसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का उपवेद है। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर शिल्प वेद किसका है? तो शिल्प वेद है आपका अथर्ववेद का, अथर्ववेद का क्या है? शिल्प वेद। अच्छा, शिल्प वेद का रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है विश्वकर्मा। ठीक है, मकान दुकान कौन बनाता है? यानी कंस्ट्रक्शन का काम विश्वकर्मा, यानी शिल्प करने का काम कौन करेगा? तो विश्वकर्मा। इसीलिए शिल्प वेद किसका है? विश्वकर्मा। अब देखिए गंधर्व वेद है, तो गंधर्व वेद को यदि आप जानिएगा तो गंधर्व वेद किसका है? तो यह है साम वेद का। देखिए याद करने का तरीका क्या है, इस साम वेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद है। और साम वेद का उपवेद यदि गंधर्व वेद है तो साम वेद में क्या होता है? गीत आ रहा है, गायन शैली है, गीत है। आप सीधा सा जान लीजिए कि गीत है, गायन शैली है। अच्छा, गायन शैली पर कोई ना कोई नाचेगा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है भरत मुनि इसका रचना, भरत मुनि। ठीक है, गंधर्व वेद का रचना की कौन किया? तो भरत मुनि। ठीक है, अब यह सब आपका डिस्कशन हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सब डिस्कशन आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है कि जी का मान सबसे क्या कह रहा है? कम कहाँ पर होता है? यानी जी का मान सबसे कम कह रहा है कहाँ पर होता है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या है? विषुवत रेखा पर। ठीक है, अब देखिए उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, या दक्षिणी ध्रुव पर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा उसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डिस्कशन में यह आपका हो गया पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया विषुवत रेखा, यानी हम इसको 0 डिग्री कहते हैं, तो इक्वेटर इसका नाम है, इक्वेटर। यहाँ देखिए यहाँ पर है पोल, तो 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ई हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अब देखिए विषुवत रेखा है और ये क्या है? ध्रुव है दोनों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ है, तो 23.5 डिग्री साउथ क्या है? मकर रेखा। तो ये है मकर रेखा, तो हम सीधा मकर लिख देते हैं।
इसको हम सीधा कर्क लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जी का मान कहाँ पर ज्यादा होगा दोस्तों? तो जी का मान ज्यादा होगा आपका कहाँ पर? ध्रुव पर। अब कहिएगा जी का मान यहाँ अधिकतम, जी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो यहाँ पर जी का मान न्यूनतम होगा, यानी सबसे कम होगा। अब कहिएगा कि जी का मान सर यहाँ पर सबसे कम होगा कैसे, है यहाँ पर सबसे ज्यादा कैसे होगा? तो देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर त्रिज्या पर निर्भर करता है। यहाँ इसका देखिए, इसका रेडियस क्या है? कम है, और इसका रेडियस क्या है? ज्यादा है। तो जहाँ जिसका ज्यादा रेडियस, ठीक है, वहां पर क्या होगा? जी का मान कम होगा, न्यूनतम होगा। और जहाँ रेडियस कम होगा वहां पर जी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो अब बताइए, यहाँ पर जी का मान जो है सबसे कम कहाँ होगा और सबसे बड़ा रेडियस कहाँ है? तो विषुवत रेखा से बड़ा रेडियस तो कहीं पर होगा नहीं। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर क्या होगा? जी का मान सबसे कम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? अच्छा, अब कहिएगा कि सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? तो देखिए, यहाँ इसका ध्रुव का त्रिज्या क्या है? कम है। यहाँ पर भी ध्रुव का त्रिज्या कम है, तो ध्रुव पर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा जी का मान। तो ध्रुव पर क्या होगा? अधिक होगा जी का मान। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान, सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? यहाँ आपका हीलियम है, हाइड्रोजन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है। तो दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहा किसको कहा जाता है? तो यही आपका सबसे ज्यादा उष्मीय मान इन सब में से किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। अब देखिए, हीलियम, हीलियम क्या है? सबसे हल्की अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, ऐसे पूछ देगा सबसे हल्की गैस, तो हाइड्रोजन होगा सबसे हल्की गैस। तो सबसे हल्की गैस कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। अक्रिय गैस में कौन हो जाएगा? हीलियम। इसको क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। और इसको और क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। यह सब हाइड्रोजन हुआ। अच्छा, आर्गन क्या है? तो आर्गन देखिए, आर्गन वायुमंडल में पाया जाने वाला अधिकतम अक्रिय गैस है। यानी कौन अक्रिय गैस वायुमंडल में अधिकतम पाया जाता है? तो आपका आर्गन हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आर्गन भरा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कितना परसेंट दोस्तों पूछता है? तो 78%। तो यह है आपका इस क्वेश्चन का डिस्कशन। सब नोट करिएगा, सभी क्वेश्चन जो है विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी हो, 71 हो, सब में काम आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे दीजिए आप इसको देख करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स आ गया। अब आप इकोनॉमिक्स को देख करके डरते हैं, लेकिन देखिए इकोनॉमिक्स कैसे सोल्व होगा। तो अब देखिए इकोनॉमिक्स कैसे सोल्व होगा। देखिए, कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक, यानी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक हो जाएगा, यानी पहले बाद में लगा दिया है। तो आर्थिक यानी सभी गतिविधि जो है, सभी आर्थिक गतिविधि किसके पास होता है? ठीक है, तो अब देखिए, सरकार के पास या पूंजीपति के पास या सरकार और पूंजीपति दोनों के पास, इनमें से किसी के पास नहीं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी आर्थिक गतिविधि किसके पास होता है? तो
तो पूंजीपति के पास होता है, यानी पूंजीपति लोगों के पास होता है। ठीक है, पूंजीपति लोग ही इसमें क्या करेगा कि प्राइस निर्धारण करेगा, कितना उत्पादन करना है इसका निर्धारण करेगा। ठीक है, यह सब कौन करेगा? तो पूंजीवादी लोग करेगा। इसीलिए इसमें किसका जो है आर्थिक गतिविधि में किसका अधिकार रहता है? इसमें तो पूंजीपति लोगों का। अच्छा देखिए, सरकार के पास किस अर्थव्यवस्था में रहता है? तो समाजवादी में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारी गतिविधि किसके पास रहती है? तो सरकार के पास रहती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ आप एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है, तो बताइए परवाल निम्नलिखित में से किस संघ का जंतु है? परवाल के बारे में पूछ रहा है, इंग्लिश में कहे तो कोरल। ठीक है, तो कोरल देखिए, कोरल किसका जंतु है? तो सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको कोरल दिखाई देगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए परवाल को देखते हैं। ठीक है, परवाल यानी परवाल। अब देखिए परवाल क्या है? तो आप समझ रहे हैं कि सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। देखिए इसका खोल किसका बना रहता है? खोल CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बना रहता है। अच्छा, खोल क्या होता है इसका? जल में अघुलनशील रहता है। जल में अघुलनशील, जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। तो अघुलनशील होता है यानी यह घुलेगा नहीं। उसके बाद देखिए परवाल कैसा जंतु है? अचल जंतु है। अचल यानी यह क्या करेगा? मूवमेंट नहीं करेगा। मूवमेंट क्या करता है? नहीं करता है। तो अब मूवमेंट नहीं करेगा तो इसका मतलब है क्या? एक ही जगह पर रहेगा, और एक ही जगह पर रहेगा तो मरेगा भी, और मरेगा तो इसका खोल किसका बना है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। यानी सब कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? एक ही जगह क्या होगा? इकट्ठा होगा, क्योंकि परवाल तो कहीं मूवमेंट करता नहीं है। और यही क्या करता है कि यह द्वीप का निर्माण कर लेता है, एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। और यही द्वीप तो है आपका क्या? लक्षद्वीप। भारत में यही द्वीप है क्या? लक्षद्वीप। तो देखिए यह परवाल का जो है आपका क्या है? द्वीप है। अब देखिए इसमें ऑर्थोपोडा क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। क्या है? सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। अच्छा, मोलस्का में कौन कौन आता है? तो देखिए घोंघा आता है, घोंघा आएगा, सीप आएगा, मोलस्का में ऑक्टोपस आएगा। यह सब किस में आएगा? मोलस्का में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एनिलिडा में कौन सब आएगा? तो जोंक आएगा, केचुआ आएगा और नेरिस आएगा। तो इसको लिखिए, जोंक, केचुआ और नेरिस। तो अब जाइए इसको पढ़ के कोई एग्जाम में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जितना डिस्कशन लिखाते हैं सब नोट कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ देखिए, निम्नलिखित में से पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है? यानी पीर पंजाल श्रेणी के बारे में पूछ रहा है कि किस हिमालय का पार्ट है। आपका ऑप्शन देखिए, ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, अब शिवालिक हिमालय। सब में हिमालय लगा है, तो आप चूज कीजिए। तो आप इसको चूज नहीं कीजिए, अब समझिए, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यह क्या है आपका? बस थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, इधर तो बना ही नहीं। यह है। अब देखिए, यह क्या है? यह देखिए इसका नाम है काराकोरम। ये वाला क्या है? लद्दाख। यह वाला क्या है? जास्कर।
और यहाँ जो है तिब्बत में, चाइना में है, इसका नाम क्या है? कैलाश। अब देखिए कैलाश, ये चारों है कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। यह क्या है? किसका पार्ट? तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो इसका मतलब पीर पंजाल तो इसमें आया नहीं, तो ट्रांस हिमालय हिमालय आपका नहीं होगा। अब आइए चलते हैं महान हिमालय में। तो यहाँ से देखिए ऐसे करके यह है आपका महान हिमालय वाला पार्ट, यहाँ पर इस टाइप से है, इस टाइप से रहता है। तो ये ऊपर वाला क्या है? आपका महान हिमालय, महान हिमालय। उसके बाद ये बीच वाला भाग क्या है? तो इसका नाम है मध्य हिमालय, या इसी को आप लघु हिमालय कहते हैं, मध्य या लघु। उसके बाद सबसे नीचे वाला है शिवालिक, सबसे नीचे वाला क्या है? शिवालिक। तो अब आपका जो है पीर पंजाल आएगा तो कहाँ आएगा? तो पीर पंजाल आपका जो है किसका पार्ट है? तो पीर पंजाल आपका है मध्य हिमालय का पार्ट, यानी लघु हिमालय का पार्ट। यहाँ आप जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो यह पार्ट वाइज में बटा है। पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, मसूरी है। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और मसूरी। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और मसूरी। तब पीर पंजाल किसका भाग है? यह है पीर पंजाल। तब पीर पंजाल किसका भाग है? तो आपका है मध्य हिमालय का भाग। ठीक है, और महान हिमालय में तो आपका देखिए कंचनजंगा है, सब है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, यह सब है। उसके बाद शिवालिक हिमालय देखिए, शिवालिक हिमालय क्या? सबसे नवीन नवीन चारों सब हिमालय में से कहेगा सबसे नवीन कौन है? तो सबसे नवीन है आपका शिवालिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया? यानी केंद्र में नहीं कह रहा है, प्रांत में कह रहा है। बताइए प्रांत में द्वैत शासन, तो में द्वैत शासन हो जाएगा आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब कहेगा केंद्र में, तो केंद्र में हो जाएगा आपका 1935। तो 1935 में क्या हो जाएगा? केंद्र में, केंद्र में द्वैत शासन 1935 में कहाँ हो जाएगा? केंद्र में हो जाएगा। और राज्य में कहाँ होगा? प्रांत में। तो आपका हो जाएगा 1919। अच्छा, 1833 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया था। कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त, पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ कहता है कि जो 1813, तो 1813 क्या हुआ था कि चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, यानी अधिकार सीमित कर दिया। किसका? तो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार सीमित कर दिया। किसका किसका रहा? तो चीन और चाय के व्यापार का अधिकार क्या हुआ कि यहाँ पर रहा। ठीक है, तो यह आपका जो है इतना सारा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका है, जबकि अमेरिका नहीं होगा, यह फंसाने के लिए दिया है। तो अमेरिका से क्या है? सिर्फ प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। लेकिन अब देखिए प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। समवर्ती सूची कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। आयरलैंड कहेगा तो नीति निर्देशक तत्व,
नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया? तो कनाडा से संघ की प्रक्रिया। संघ की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन था आपका 11वां। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, फारस की खाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या करता है कि सीमा बनाता है? तो अब फारस की खाड़ी सबसे पहले देखना होगा कि कहाँ है। तो देखिए फारस की खाड़ी हम आपको मैप पर दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए। यह है इंडिया। यह देखिए यह है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप है। यहाँ देखिए ये वाला जो है, ये वाला है लाल सागर। यहाँ पर ये वाला जो है, यही वाला है आपका फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी है, यह फारस की खाड़ी आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यूएई है, यूएई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कतर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहरीन है। यहाँ पर क्या कुवैत है, यहाँ पर क्या है कुवैत है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इराक है। यहाँ पर क्या है, ईरान है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर क्या, कतर आपका हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया। और यहाँ पर ऐसे है, यह ओमान, ओमान है। तो अब बताइए अब यहाँ पर होगा कौन? तो एगो हम आपको बताए कि बहरीन, तो यहाँ पर क्या है, बहरीन है। अमेरिका तो नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, आयरलैंड नहीं होगा। कौन कौन होगा? ओमान है, उसके बाद यूएई है, उसके बाद कतर है, उसके बाद बहरीन है, उसके बाद इराक है, और एक बगल क्या है, पूरा ईरान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए, मैप आएगा तभी आप इसको क्या करिएगा कि बना पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मैप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैप है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो यहाँ से लेकर के ऐसे है आपका यहाँ तक, यह है अरुणाचल प्रदेश, इस टाइप से है, यह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस टाइप से है। यहाँ पर क्या है, ये तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, या ये है नागालैंड, नागालैंड। अब यहाँ पर ऐसे है, ये है मणिपुर, ये है आपका मिजोरम, देखते जाइए। ये वाला है आपका त्रिपुरा, ये है पश्चिम बंगाल यानी WB। अब देखिए यहाँ से जो है, ये वाला है आपका मेघालय का एरिया, ये है क्या, मेघालय, यह है मेघालय। ठीक है, और यहाँ से देखिए ऐसे है, ऐसे है आपका पश्चिम बंगाल, ये वाला एरिया आपका पश्चिम बंगाल, इधर हो गया पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए असम का पार्ट बांग्लादेश से लग रहा है, तो असम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेघालय लग रहा है, तो मेघालय हो जाएगा। त्रिपुरा लग रहा है, देखिए त्रिपुरा, पूछेगा बांग्लादेश तीनों ओर से कौन राज्य को घेरता है भारत का? तो वो हो जाएगा आपका तीनों ओर से, तीनों ओर से हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। तीनों ओर से किसको घेरता है? तो त्रिपुरा को घेरता है। अब देखिए आ रहा है सिक्किम, सिक्किम नहीं होगा, सिक्किम ऐसे है, ये वाला है सिक्किम।
तो ये सिक्किम है। और यहाँ तक देखिए असम आ जाता है, बांग्ला पश्चिम बंगाल इधर से इतना है, पश्चिम बंगाल ये वाला एरिया, ये वाला सिक्किम है। तो सिक्किम सीमा नहीं बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, मिजोरम बनाता है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल बनाता है और असम बनाता है। तो 5 गो कौन कौन है देखिए, असम 1 है, मेघालय 2 है, त्रिपुरा 3 है, मिजोरम 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यह सब हो जाएगा कि आपका सीमा बनाता है, और कौन हो जाएगा सिक्किम नहीं बनाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग रोज बने रहिएगा, क्योंकि अब रोज आपका जो है यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको डिस्कशन मिलेगा। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।